नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अंग महाजनपद पर विमर्श से पहले महाभारत का वह संदर्भ स्मरण करें जब रंगभूमि सजी हुई थी। आचार्य द्रोण के शिष्य अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन ने अभूतपूर्व धनुर्विद्या कौशल दिखाकर समूची सभा और जनमानस को मंत्र मुग्ध कर दिया था। हर्षद ध्वनि और जय घोष के मध्य गुरु द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया ही था कि एकाएक बाण की तरह तीखा ललकारता हुआ अपरिचित स्वर गुंजायित हुआ कि महाराज धृतराष्ट्र का नमन करते हुए मैं द्रोणाचार्य से कहना चाहता हूं कि अभी अभी जिस धनुर्विद्या का प्रदर्शन देखकर आपने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया है, यह व्यर्थ प्रलाप मात्र है। मैं ये सभी खेल अधिक बेहतर तरीके से दिखा सकता हूं। रंगभूमि में सन्नाटा हो गया। यह सारथी अधिरथ का बेटा कर्ण था। कर्ण ने आज्ञा नहीं ली, अपितु एक के पश्चात एक अस्त्र शस्त्र के संचालन का प्रदर्शन करने लगा। कभी वायवास्त्र, कभी आग्नेयास्त्र, तो कभी पार्जन्यास्त्र। कर्ण की संधान क्षमता और अस्त्रों का वास्तविक प्रदर्शन किसी भांति अर्जुन से कमतर प्रतीत नहीं हो रहा था। कर्ण का यह व्यवधान ऐसा ही था जैसे गर्म दूध में कहीं से आकर मक्खी गिर गई हो। जब कर्ण ने सीधे ही अर्जुन को ललकारा, द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी जिससे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन के प्रश्न का हल मिल सके, अब राजगुरु कृपाचार्य ने कर्ण से अपना परिचय देते हुए बराबरी का प्रश्न खड़ा कर दिया। परिचय की आवश्यकता वीरों को नहीं होती है। दुर्योधन ने रंगभूमि के बीच पहुंचकर चल रहे विमर्श में अपनी बात रखी। कर्ण के समक्ष उपस्थित किया गया समानता का व्यवधान दूर करने के लिए दुर्योधन ने उसे अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया। रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक किया गया। वे उस अंग प्रदेश के शासक घोषित हुए जिसे लेकर तत्कालीन मगध और हस्तिनापुर के मध्य विवाद चल रहा था। विवादित क्षेत्र अंग के प्रशासनिक अधिकार दुर्योधन को प्रदान किए गए थे। उसने कर्ण को सिंहासन प्रदान करने के लिए अपने इसी विशेषाधिकार का प्रयोग किया था। कर्ण को जिस अंग प्रदेश का राजमुकुट प्राप्त हुआ वह 16 महाजनपदों के युग तक अपनी स्वायत्त तथा गौरवशाली पहचान बनाए रख सका था। महाभारत में उपलब्ध विवरणों के अनुसार वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर, मुंगेर और उसके निकटस्थ क्षेत्रों का सम्मिलित था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा और गंगा नदियों के संगम पर स्थित चंपा नगरी। अंग की प्राचीनता इस बात से सिद्ध होती है कि उसका उल्लेख अथर्ववेद में भी प्राप्त होता है। एक अनुश्रुति भी अंग से जुड़ती है। कहते हैं भगवान शिव की तपस्या में खलल डालने के उद्देश्य से उन पर कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। शिव ने इस व्यवधान से कुपित हो अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव भस्म हो गए। पत्नी रति के विलाप से द्रवित शिव ने कामदेव को जीवन दान तो दिया, लेकिन भस्म अंगों को उपचारित नहीं किया। अंग रहित कामदेव अनंग कहे जाते हैं। वे भाव रूप में विद्यमान हैं। माना जाता है कि उनके अंगों के भस्म जहां गिरे वह स्थान अंग प्रदेश कहलाया। इन कविता तत्वों के निहितार्थ अनेक निकाले जा सकते हैं। अतः अंग के इतिहास की ओर लौटते हैं। महाभारत तथा मत्स्य पुराण के अनुसार आनव वंशीय राजा बलि के पुत्र अंग इस जनपद के संस्थापक बताए जाते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में अंग विरोचन का नामोल्लेख है। जरासंध के पिता बृहद्रथ के अधीन मगध के साथ साथ अंग का भी प्रशासन रहा था। संभव है हस्तिनापुर के बढ़ते वर्चस्व और विस्तारवादिता के साथ अंग विवादित क्षेत्र हो गया हो। कर्ण के राजा बनाए जाने का विरोध जरासंध द्वारा नहीं किया गया। उल्लेख मिलते हैं कि कर्ण के शासन समय में अंग समृद्ध और खुशहाल था। अंग क्षेत्र जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य की पंच कल्याणक भूमि भी कही जाती है। अंग की उपस्थिति मगध राज्य के पूर्व में थी। दोनों ही जनपदों को चंपा नदी
विभाजित करती थी। अंग प्रदेश की पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियां थीं, तो उत्तरी दिशा में गंगा नदी प्रवाहमान। अंग जनपद के 4 प्रमुख नगरों चंपा, भद्य, अस्सपुर तथा आपण का विवरण पाली त्रिपिटक में मिलता है। महाजनक जातक में चंपा को मिथिला से 60 योजन दूर बताया गया है। विनय पिटक में उल्लेखित उरुवेला नगर अंग और मगध की सीमा पर था। इसी ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि जटिल सन्यासी उरुवेल कश्यप ने जो यज्ञ करवाया था उसमें अंग और मगध के निवासी सम्मिलित हुए थे। मगध और अंग को पाली साहित्यों में प्रायः संयुक्त रूप से ही संबोधित किया गया है। जैन साक्ष्य में दधिवाहन नाम के अंगराज का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वत्स नरेश शतानीक ने परास्त किया था। आक्रमण के कारण राज्य में फैली हुई अराजकता में अंगराज दधिवाहन की पुत्री राजकुमारी चांदना डाकुओं के हाथ पड़ गई। राजकुमारी का जीवन अनेक कष्टों का सामना करता हुआ तब अपनी मंजिल पर पहुंचा जब वे महावीर की अनुगामी हुई। चंद्रबाला या चांदना को भगवान महावीर का धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम स्त्री बताया गया है। भगवान बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार, जो मगध के शासक थे। हर्यंक वंश के अंतर्गत बिंबिसार का शासन समय उनकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से ओतप्रोत रहा है। बिंबिसार ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ी सेना का निर्माण किया। इसी प्रवृत्ति के कारण उन्हें सेनीय भी कहा जाता है। सेनीय के हाथों कैसे और क्यों नष्ट हुआ अंग महाजनपद और मगध में विलीन हो गया, यह जानना उस दौर के अर्थशास्त्र को समझने के लिए भी आवश्यक है। बिंबिसार की दृष्टि अंग प्रदेश पर क्यों थी? क्या केवल भूविस्तार की लालसा? नहीं, बल्कि गंगा सरित प्रणाली पर अपना अधिकार स्थापित करना बिंबिसार का उद्देश्य था, जिसके लिए अंग विजय ही एकमेव विकल्प। हर्यंक शासन समय में अधिकांश व्यापार नदी मार्ग से होता था। ऐसा राजा जिसका गंगा और उसकी सहायक नदियों पर नियंत्रण हो, वह मैदानी इलाकों की समृद्धि का सबसे बड़ा लाभार्थी हो सकता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को उन समयों में राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशांबी और वाराणसी के साथ भारत के 6 प्रमुख नगरों में गिना जाता था। चंपा एक ऐसा व्यापारिक केंद्र था जहां से दक्षिण भारत की बहुमूल्य वस्तुएं उत्तर भारत के बाजारों में वितरित हुआ करती थीं। इसके अतिरिक्त भी अंग विजय से बिंबिसार को एक ओर तो बंगाल तक अपने विजय अभियान को फैलाने का अवसर मिल जाता था, तो दूसरी ओर राजधानी चंपा पर अधिकार हो जाता, जो बहुत बड़ा सरित बंदरगाह थी। यद्यपि बिंबिसार को अंग से निजी शत्रुता भी थी। दीपवंश में उल्लेख है, अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता भट्टिय को पराजित किया था। अब पुत्र ने पराजय का प्रतिशोध ले लिया। भीषण युद्ध में अंग तहस नहस कर दिया गया। उसकी स्वतंत्र पहचान समाप्त हो गई तथा वह अब पूर्ण रूपेण मगध हर्यंक साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। अजात शत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त कर दिया गया था। बिंबिसार द्वारा अंग को आत्मसात करने के साक्ष्य अनेक बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में मगध की राजधानी राजगृह को अंग और मगध की आय का मुख कहा गया है। धम्मपद अट्ठ कथा में उल्लेख मिलता है कि 300 योजन के अंग मगध राज्य में बिंबिसार की आज्ञा चलती थी। महावग्ग में भी बिंबिसार के चंपा पर शासन करने का उल्लेख है। महाजनपदों के उत्थान और पतन को समग्रता से जानना चाहिए। 16 महाजनपद कैसे बने, कैसे विस्तारित हुए और उनका पतन कैसे हुआ, यह जानना भारतीय इतिहास पर समझ को समग्रता प्रदान करता है। मगध निश्चय ही शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र रहा है, परंतु क्या उसकी समृद्धि और फैलाव में अंग का भी समुचित योगदान नहीं था? अतीत के ये अनकहे पन्ने कान लगाकर सुने जाने योग्य हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं।
नमस्कार।